16 जुलाई की सुबह अमरावती में एक विवाद सुलझाने के लिए कुछ युवक आमने सामने आए। कहानी की शुरुआत इंस्टाग्राम के एक क्लोज ग्रुप से हुई थी, जहां चैटिंग, कमेंट्स और रिश्तों को लेकर तनाव बढ़ गया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन सिगरेट का धुआं आफाक के चेहरे पर छोड़े जाने के बाद माहौल बदल गया। थप्पड़ पड़े, फोन घुमाए गए, साथी और कथित हथियार बुलाए गए और कुछ ही मिनटों में विवाद हत्या तक पहुंच गया। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अमरावती में घटी एक सच्ची घटना है। मैं हूं डॉक्टर चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी चैनल। इस घटना के नामों के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दे। इस घटना में हत्या के शिकार युवक आफाक का नाम वास्तविक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उपयोग किए गए अन्य सभी नाम काल्पनिक और परिवर्तित है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पात्रों के आपसी संबंध जानना जरूरी है। दीपक, अंजलि और अयान के बीच कथित प्रेम त्रिकोण था। अंजलि दीपक की गर्लफ्रेंड बताई गई, जबकि अयान की उससे इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। अयान मृतक आफाक का छोटा भाई है। इशिका इन सभी की कॉमन फ्रेंड थी, जो दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थी। वहीं रोहित, मानव और ऋषभ दीपक के दोस्त बताए गए हैं। आइए समझते हैं कि आफाक की हत्या आखिर कैसे हुई। अमरावती में 16 जुलाई की सुबह हुई शेख आफाक शेख अकील की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया। पहली नजर में यह मामला इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत और प्रेम संबंध से शुरू हुआ और एक सामान्य विवाद दिखाई देता है। लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच और अब तक सामने आए घटनाक्रम को देखें तो यह सिर्फ प्रेम विवाद नहीं था। यह सोशल मीडिया की आभासी दुनिया, युवाओं के बीच बढ़ती गुटबाजी, छूटी शान, अपना दबदबा दिखाने की मानसिकता और कुछ मिनटों में लिए गए हिंसक फैसलों की कहानी भी है। इस मामले में वयस्क युवकों के साथ कई नाबालिग की भूमिका भी सामने आई है। आइए शुरुआत से समझते कि आखिर उस सुबह क्या हुआ और बातचीत से समाप्त हो सकने वाला एक विवाद हत्या तक कैसे पहुंच गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच और अब तक सामने आए घटनाक्रम के अनुसार विवाद की शुरुआत नाबालिग अयान, नाबालिग दीपक और अंजलि के बीच हुई। बताया जा रहा है कि इन युवाओं का एक इंस्टाग्राम पर एक क्लोज ग्रुप था, जिसमें करीब 250 से अधिक सदस्य जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के माध्यम से चैटिंग, कमेंट्स और आपसी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि अंजलि और दीपक के बीच प्रेम संबंध था। इसी दौरान अय्या और अंजलि के इंस्टाग्राम होने वाली बातचीत और कमेंट्स को लेकर दीपक को आपत्ति हुई। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बन गई। इस पूरे मामले में इशिका, जो सभी की कॉमन फ्रेंड थी, ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर विवाद समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत होने के बजाय लगातार बढ़ता चला गया। आखिरकार तय हुआ कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे और विवाद का समाधान निकालेंगे। कहा जाता है कि हर विवाद की शुरुआत शब्दों से होती है और अगर समझदारी दिखाई जाए तो उसका अंत भी शब्दों से ही हो सकता है। लेकिन जब बातचीत के बीच अहंकार, गुटबाजी और खुद को ताकतवर साबित करने की मानसिकता आ जाए तो कुछ मिनटों में कई जिंदगियां बदल जाती है। 16 जुलाई की सुबह इशिका की मुलाकात अयान, उसके बड़े भाई आफाक और उसके साथी जैद से 0 डिग्री के पास हुई। इसी दौरान अंजलि वहां से गुजरती दिखाई दी। बताया गया कि अंजलि एक कॉलेज में पढ़ती है। आफाक ने अंजलि से कहा क्या वह उससे बात भी नहीं करेगी। इसके बाद अंजलि कुछ समय के लिए वहां रुक गई। इसी दौरान अयान ने इशिका से कहा कि वह इस विवाद को समाप्त करने के लिए दीपक को बुलाए। उस समय दीपक रोहित उर्फ आर के घर में मौजूद था। रोहित का आपराधिक रिकॉर्ड होने की भी बात सामने आई है और उसे कथित रूप से आर के कंपनी नामक ग्रुप का लीडर भी बताया जाता है। दीपक ने मिलने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम होने के कारण मिलने की जगह बदलकर सैम कॉर्नर तय की गई। यही वह स्थान था जहां कुछ देर बाद बातचीत के लिए जमा हुए दोनों पक्षों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 0 डिग्री के पास हुई बातचीत के बाद इशिका सहित 5 लोग सैम्स कॉर्नर की ओर निकलते हैं। सैम्स कॉर्नर पर रोहित और दीपक पहले से ही मौजूद थे। रोहित वहां पहले से ही सिगरेट पी रहा था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी चिंगारी वह सिगरेट बनी। बातचीत के दौरान रोहित ने कथित रूप से स्टाइल मारते हुए
चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ सिगरेट का धुआं सीधे आपा के चेहरे पर छोड़ दिया। यह हरकत केवल सिगरेट का धुआं छोड़ने जैसी नहीं लगी, बल्कि मानो वह आपा को नीचा दिखाना चाहता हो, उसे उकसाना चाहता हो और उसके सामने अपना दबदबा साबित करना चाहता था। एक तरफ पुराना विवाद पहले ही सुलग रहा था और दूसरी तरफ सिगरेट का यह धुआं उस सुलगते माहौल पर चिंगारी बनकर गिरा। जो विवाद बातों से सुलझाया जाना था वह सिगरेट के धुएं में जल गया। धुआं चेहरे पर पड़ते ही आफाक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना आपा खो दिया और रोहित तथा दीपक को एक एक थप्पड़ जड़ दिया। यही वह क्षण था जहां बातचीत समाप्त हुई और अब अपमान, अहंकार बदले तथा हिंसा की शुरुआत हो गई। थप्पड़ पड़ते ही स्थिति और बिगड़ गई। विवाद शांत करने के बजाय दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान रोहित और दीपक ने मयूर उर्फ माया कुराड़े को फोन किया और उसे कथित रूप से सामान लेकर घटना स्थल पर आने को कहा। आरोप है कि यह सामान से आशय हथियारों से था। मयूर अपने साथ 14 वर्षीय नाबालिग ऋषभ को लेकर सैम्स कॉर्नर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ऋषभ 9वीं कक्षा का छात्र है। एक ऐसा विवाद जिसमें बातचीत के लिए युवा को बुलाया गया था, उसमें नाबालिग भी खींचे चले आए। यहीं से यह मामला केवल कहा सुनी या थप्पड़ तक सीमित नहीं रहा, अब विवाद में बदले की भावना भी शामिल हो गई थी। एक और आपाक का गुस्सा था तो दूसरी ओर रोहित और दीपक के मन में थप्पड़ का अपमान और प्रतिशोध था। थप्पड़ खाने के बाद मामला शांत करने के बजाय फोन घुमाए गए, साथियों को बुलाया गया और कथित रूप से हथियार घटना स्थल तक मंगवाए गए। कुछ ही मिनट पहले तक दोनों पक्ष जिस विवाद को बातचीत से समाप्त करने के लिए एकत्र हुए थे, वही विवाद अब हिंसक टकराव की ओर बढ़ चुका था। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि हथियार हाने के बाद स्थिति किस हद तक बिगड़ सकती है? क्या किसी ने पुलिस को फोन करने का प्रयास नहीं किया? क्या किसी ने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को बुलाकर मामले को शांत कराने की कोशिश नहीं की? लेकिन तब तक गुस्सा समझदारी पर भारी पड़ चुका था। एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए लिया गया हिंसक फैसला कुछ ही क्षणों में एक युवक की हत्या और कई युवाओं के भविष्य की बर्बादी में बदलने वाला था। पुलिस की प्रारंभिक जांच और अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार मयूर कथित रूप से हथियार लेकर पहुंचा। बताया गया कि मयूर ने अपने साथ लाए हथियार रोहित को सौंप दिए। इसके बाद रोहित ने आफाक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आफाक ने वार से बचने के लिए अपना हाथ आगे किया, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से कट गया। लेकिन घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि हमला केवल हाथ पर चोट पहुंचाने तक सीमित नहीं था। आरोप है कि हमला जान लेने के इरादे से किया गया। आफाक ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उस पर हमला जारी रखा। कुछ ही मिनटों पहले तक जो युवक अपने छोटे भाई के विवाद में उसका पक्ष रखने का मामला सुलझाने के लिए वहां आया था, अब वही कुछ देर बाद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हमला हो चुका था, आफाक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और आरोपी घटना स्थल से भागने की तैयारी थे। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाज नहीं था कि जिस वारदात को वे कुछ मिनटों में अंजाम देकर पीछे छोड़ रहे, उसकी पूरी कहानी कैमरे और मोबाइल के फोन में दर्ज हो चुकी थी। घटना से पहले किसी ने फोन किया, किसे घटना स्थल पर बुलाया गया, कथित हथियार कहां से आए, हमले के बाद आरोपी किस रास्ते से भागे, इन सभी सवालों के जवाब अब केवल लोगों के बयानों में नहीं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, इंस्टाग्राम चैट, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों में छिपे हैं। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, रिजयपुरा पुलिस, अपराध शाखा, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए। उसके साथ ही इंस्टाग्राम चैट, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, घटना से पहले और बाद में आरोपियों के लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कथित हथियार किसके कहने पर मंगवाए गए, हथियार कहां से आए, किसने फोन किए, हमले का फैसला किसने लिया और वारदात में किस आरोपी की क्या भूमिका रही। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग निकले, लेकिन उनके भागने का रास्ता, दो पहिया वाहनों की जानकारी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच में महत्वपूर्ण कड़ियां साबित हुए। दूसरी ओर घटनास्थल पर एक युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दो पहिया वाहनों पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी चांदूर रेलवे के रास्ते वर्धा की ओर भागे। दूसरी ओर अयान और वहां मौजूद अन्य लोग गंभीर रूप से घायल आफाक को अस्पताल लेकर पहुंचे।
डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण आफाक की मौत हो गई। कुछ मिनटों का विवाद एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दुख बन गया। आफाक की जान चली गई, जबकि इस मामले में शामिल कई युवाओं का भविष्य पुलिस की जांच, अदालत और कानून के शिकंजों में फंस गया। आफाक की मौत के बाद अब केवल यह सवाल नहीं कि हमला किसने किया, परिवार यह भी जानना चाहता है कि यह हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे पहले से कोई तैयारी और साजिश थी। आफाक के रिश्तेदारों का कहना है कि घटना की जांच केवल घटना स्थल पर मौजूद हमलावरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। किसने फोन किया, किसने कथित हथियार मंगवाया, किसने हथियार उपलब्ध करवाया, किसने हमला करने का फैसला लिया और किस व्यक्ति ने वारदात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई, इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। परिवार का दर्द सिर्फ अपने बेटे को खोने का नहीं है, उनके मन में यह भी सवाल है कि क्या आफाक को सोच समझकर घेरा गया था? क्या विवाद सुलझाने के नाम पर उसे ऐसी जगह बुलाया गया जहां पहले से टकराव की जमीन तैयार थी? परिवार की मांग है कि इस मामले की हर कड़ी को जोड़कर निष्पक्ष जांच करे और दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। हालांकि साजिश से जुड़े आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के बाद ही हो सकेगी। आफाक की मौत के बाद सिटी न्यूज ने उसके रिश्तेदारों से बात की तो परिवार ने पूरे मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। आफाक की खाला का आरोप है कि यह केवल अचानक हुई कहासुनी नहीं थी, बल्कि आफाक को घेर कर मारने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस केस को निष्पक्षता से इसकी जांच की जाए। इसको जो मामूली विवाद जो बताया जा रहा है, ये मामूली विवाद नहीं है, ये एक प्री प्लानिंग साजिश है। पहले तो उन लोगों को माइनर बताया गया, जबकि वो माइनर नहीं है। जो किलर आया था, बाहर से बुलाया गया वो किलर। अगर मामूली विवाद हो तो हमारा बच्चा तो वो जो झगड़ा था मामूली, उसको सुलझाने के लिए गया था ना। और वो जो किलर है, उनके जो उसकी जो जड़ें हैं, वो जिस ग्रुप से जुड़ा है उस ग्रुप तक के पहुंचना चाहिए पुलिस ने। उस पर कई केसेस हैं, हमारे बच्चे पर तो एक भी केस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो इस केस की एक निष्पक्ष एक समिति गठित करके उस समिति के जरिए इस केस को पूरी तरह से इसकी जांच की जाए और जो भी क्रिमिनल है उसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि जो किलर है वो कहीं और से आया था और मामूली विवाद में किलर नहीं होते, ये आम बच्चे नहीं थे, ये इनकी बहुत बड़ी एक गैंग है, उस गैंग से इनके तार जुड़े हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी की सजा दे ताकि आगे कोई भी इस तरह की बर्बरता करने की कोई हिम्मत ना कर सके। बस कई माओं की, ये ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और कई माओं की गोद उजड़ जाती, कई जवान बच्चे हमारे हाथों से चले जा रहे हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि वारदात में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। परिवार ने दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अब पुलिस के सामने यह जांच का विषय है कि हमला अचानक गुस्से में हुआ या इसके पीछे पहले से कोई योजना बनाई थी। आफाक की मौत से केवल उसका परिवार ही नहीं बल्कि रिश्तेदार और आसपास के लोग भी गहरे सदमे में। एक तरफ परिवार अपने बेटों को खोने के दर्द में है तो दूसरी तरफ उनके मन में घटना को लेकर कई सवाल है। वहीं आरोपी के पक्ष के परिवार भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि उनके बच्चे हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी बनकर सामने आएंगे। इस एक घटना ने दोनों पक्षों के परिवार की जिंदगी बदल दी। आफाक के पिता का कहना है कि उनका बेटा इस तरह के विवादों, गुटबाजी या आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहता था। वह कपड़ों की एक दुकान के लिए मॉडलिंग का काम करता था और अधिकतर अपने काम में व्यस्त रहता था। मेरा बच्चा एक तो शांत स्वभाव का था और वो पढ़ा लिखा था, पढ़ रहा था, उसने ये कामों में रहता नहीं था। वो अब दोस्त के साथ जाने के बाद उसने यानी उसका बिना कारण हुआ, उसका कोई उसमें रोल नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने प्रशासन से मामले में शामिल वयस्क आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रशासन बोल रहे हैं कि भाई अटैक कर लिए ना, उनके कोई फोटो कलर में ना और कुछ आधार कार्ड ना, पूरा एड्रेस पता, बस ये पूरा पेपर में आना चाहिए। मैं प्रशासन से यही बात विनती कर, कहीं ना कहीं आरोपियों की जो आइडेंटिटी है वो पब्लिश होना चाहिए। हाँ, पब्लिश होना चाहिए पूरी, यानी कलर फोटो के साथ एड्रेस वगैरह सब। हालांकि नाबालग की पहचान और तस्वीरें कानून के अनुसार सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
आफाक के परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी ने पूरे मामले की निष्पक्ष और कठोर जांच की मांग की है। भाई ऐसा था, हमारे साथ ही रहता था, दिन से दिन वहाँ गली में ही रहता था। कहीं उसको कोई शौक नहीं, कोई बात का शौक नहीं था। वहीं सिटी न्यूज ने आरोपी पक्ष के परिवारों से भी बात करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके बच्चे किसी ऐसे गंभीर घटना में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ आफाक का परिवार अपना बेटा खो चुका है, तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के परिवार अपने बच्चों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और अदालत की प्रक्रिया को लेकर सदमे में है। घटना में किसकी क्या भूमिका रही, इसका निर्णय पुलिस जांच और न्यायालय के प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। यह घटना केवल पुलिस जांच या अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है, यह प्रत्येक माता पिता और परिवार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आज समय रहते बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है। आज का बच्चा वास्तविक दुनिया से अधिक इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहा है। सिर्फ 12 से 14 साल की उम्र और उसके हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है और वही इंस्टाग्राम की गलियों में घंटों घूमता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि उस डिजिटल दुनिया में उसके साथ कौन चल रहा है। बच्चा किससे बात कर रहा है, किस ग्रुप में जुड़ा है, किस तरह की चैट कर रहा है, किसे अपना दोस्त मान रहा है और किन लोगों से प्रभावित हो रहा है। अक्सर परिवार को इसकी जानकारी ही नहीं होती। धीरे धीरे ऑनलाइन दोस्ती, कमेंट्स, रील, फॉलोअर्स और ग्रुप की वाही उसके लिए वास्तविक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यही से छोटी उम्र में प्रेम संबंध, झूठी प्रतिष्ठा, गुटबाजी, दबदबा दिखाने की मानसिकता और बदला लेने जैसी सोच जन्म लेने लगती है। इसलिए केवल बच्चों को स्मार्टफोन देना पर्याप्त नहीं है, उनके डिजिटल व्यवहार पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। माता पिता बच्चों से खुलकर संवाद करना होगा, उनके दोस्तों और संगत को जानना होगा और समय रहते यह पहचानना होगा कि बच्चा कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। यह पूरी घटना कई लोगों को गैंगस्टर फिल्मों और वेब सीरीज की याद दिलाती है, जहां किसी ग्रुप से जुड़े व्यक्ति की गर्लफ्रेंड से कोई दूसरा युवक बात करे, कमेंट करे या उसकी ओर देखे तो उसका जवाब बातचीत से नहीं बल्कि हिंसा से दिया जाता है। लेकिन फिल्म और वास्तविक जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर होता है। फिल्म में किरदार हथियार उठाता है, लोग तालियां बजाते हैं और कहानी कुछ मिनटों में समाप्त हो जाती है। लेकिन वास्तविक जीवन में हिंसा का एक प्रस्ताव कई परिवारों को जिंदगी भर की सजा दे जाता है। इस घटना की शुरुआत भी एक युवती से इंस्टाग्राम पर बातचीत को लेकर हुई। फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बातचीत बंद करने के लिए कहा। इसके बाद यह मामला दोस्तों और कथित ग्रुप से जुड़े युवकों तक पहुंच गया। आज का युवा कई बार स्थिति की गंभीरता को समझना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसके पीछे उसके दोस्त है, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स है, उसका ग्रुप है, इसलिए वह सबसे ताकतवर है। यही से छोटी बात प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है और झूठी प्रतिष्ठा की यही लड़ाई कभी कभी हत्या जैसे गंभीर अपराध में बदल जाती है। इस मामले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी साजिश की आशंका की जांच की मांग की है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम के माध्यम से मुकदमा लड़वाने की बात कही है। हालांकि इन मांगों और आरोपों का अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। आफाक हत्याकांड की जो पैरवी है वो जनाब उज्जवल निकम साहब करे और आफाक हत्याकांड के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी मेरी मांग ये है कि परिवार में एक अकेला सदस्य आफाक, जिनके परिवार की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, वो अकेला बच्चा कमाने वाला था, बहुत नहायत ही शरीफ बच्चा था और उसके साथ में ऐसा हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, बड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो हम ये चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, सरकार आफाक के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाए। लेकिन यहाँ यह एक बात स्पष्ट करना भी जरूरी है, किसी अपराध के लिए केवल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फिल्मों या वेब सीरीज जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपराध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो हथियार उठाता है, जो हिंसा का रास्ता चुनता है और जो गुस्से में किसी की जिंदगी समाप्त करने का फैसला करता है। लेकिन यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल छोड़ती है। क्या माता पिता अपने बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों से परिचित है? क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे किन सोशल मीडिया ग्रुपों में जुड़े हैं? क्या हमें यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनके दोस्त कौन हैं, उनकी सोच को कौन प्रभावित कर रहा है और छोटी उम्र में उनके भीतर गुस्सा तथा बदले की भावना क्यों बढ़ रही है? आफाक अब इस दुनिया में नहीं है।
एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और कई दूसरे परिवारों के बच्चे पुलिस जांच, अदालत, जेल और मुकदमों के लंबे चक्र का सामना करेंगे। इंस्टाग्राम की एक बातचीत, कुछ कमेंट, सिगरेट का एक धुआं, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान, एक थप्पड़, साथियों को बुलाने के लिए किया गया फोन और कुछ मिनटों का गुस्सा कई जिंदगियां तबाह कर गया। आज जरूरत केवल दोषियों को सजा दिलाने की नहीं, जरूरत परिवार के बीच संवाद की है, स्कूल और कॉलेज में डिजिटल जागरूकता की है, किशोरों को काउंसलिंग की है और समाज में हिंसा के खिलाफ स्पष्ट तथा मजबूत संदेश देने की है। समय रहते बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसके दोस्तों की तरफ बात नहीं किया जाए और उनकी ऑनलाइन दुनिया को ना समझा जाए तो शायद किसी दूसरी घटना को होने से पहले रोका जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं, क्या हम इस घटना से कोई सबक लेंगे या अगली घटना होने तक फिर सब कुछ भूल जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर चंदू सोजतिया और देखते रहिए आप सिटी न्यूज़ चैनल।